गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जल संकट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि ऊपर बताया है कि स्वच्छ जल की आपूर्ति मुख्यतः वर्षा से ही होती है, किंतु पृथ्वी पर वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है। कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है तो कहीं बहुत कम, कहीं लंबे समय तक वर्षा होती है तो कहीं बहुत कम समय के लिए। जल की इस असमानता उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जनसंख्या का असमान वितरण देखा जाता है। जल स्रोतों के निकट प्राय जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जाता है तथा जल अभाव वाले क्षेत्र में जनसंख्या का कम घनत्व देखा जाता है। ये हम सब देखते हैं कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ है वो जल के स्रोतों के किनारे में निवास करने के बाद ही हुआ है। आज भी हम लोग देखते हैं कि आदमी नदी, झील, तालाब, डैम इसके बगल में अपना निवास करते हैं ताकि अपने कृषि तकनीकी यानी कृषि कार्य से लेके इंडस्ट्रियल औद्योगिक धंधे और ऐसे बहुत सारे जो सुविधा के लिए क्या करते हैं, आदमी जल के स्रोत के सामने ही निवास करते हैं। वहाँ पर जल स्रोत होने के कारण आदमी मत्स्य पालन और से जलीय और बहुत सारे जलीय जीवों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो ये सब को देखते हुए हम आदमी प्राचीन काल से लेके अब तक हमेशा शुरू से ही आदमी क्या किया है, जल के स्रोत में रहने को मतलब रहने वाला स्थान को उपयुक्त चुना है। यानी जल के स्रोत के आसपास रहना एक उपयुक्त जगह पाया है। और आज भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योग धंधे जो भी मिल रहा है वो सभी कहीं ना कहीं नदी के किनारे, समुद्र के किनारे या ऐसे कुछ जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे जल की पर्याप्त ज़रूरत होती है और उसकी जल की पूर्ति होती है। मानव इतिहास पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि नदी घाटी के क्षेत्र में भी प्रारंभिक सभ्यता का विकास हुआ है। आज भी विश्व के बड़े बड़े नगर किसी न किसी बड़े नदी के आसपास बसे हुए हैं। हम सब देख रहे हैं, चाहे हमारे झारखंड में देखो, भारत के जितने भी इंडस्ट्रियल इलाका देखो, वो सभी में क्या है, कहीं ना कहीं नदी के किनारे बसा हुआ है। शहरीकरण की वृद्धि और लोगों द्वारा उच्च जीवन शैली अपनाने से जल की मांग पर निरंतर वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे शहरीकरण में वृद्धि हो रहा है, लोगों द्वारा उच्च जीवन शैली अपनाने से जल की जो निरंतर वृद्धि हो रही है, उर्वरक और कीटनाशक रसायनों का प्रयोग से मल जल को संसाधित किए बिना जल स्रोतों में डाल देने से जल प्रदूषण की समस्या से जूझना पड़ रहा है। प्रदूषण का कारण जल उपयोग के योग्य नहीं रह गए हैं। आज हम दिनों दिन देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी के आधार पे आदमी जल का उपयोग भी बढ़ रहा है, परंतु उद्योग धंधे से निकलने वाले कचरे को आज हम लोग डायरेक्ट पानी में बहा देने के कारण जल दूषित हो गया है, जिसका हम लोग उसको डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं। वो उपयोग करने लायक नहीं रहा। यहाँ पर देखो, क्या आप जानते हैं, मेघ दिया है कि विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखोगे तुम लोग कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। आगे देखो, जल अभाव आज विश्व की प्रमुख समस्या है। हम देख रहे हैं कि जो दिनों दिन जल की कमी आ रही है, जल का अभाव हो रहा है, यह आज के समय में सबसे प्रमुख समस्या है। अनेक विकसित तथा विकासशील देशों को जल अभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों है। तो दोनों प्रकार की है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय। प्राकृतिक रूप में आज जो मानव हम लोग पर्यावरण पे छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसके कारण ना तो हमें सही समय पे बारिश होती है, ना ही सही समय पे मानसून आता है, जिसके कारण वो बारिश सही समय पे हो नहीं पाती है। तो ये जो प्राकृतिक रूप से हम देखते हैं, इस पर छेड़छाड़ जो मानव कर रहा है प्राकृतिक पर्यावरण, इसका संपूर्ण असर हमारे पर्यावरण पे पड़ रहा है, जिससे जितनी मात्रा में बारिश होनी रहती है उतना हो नहीं पाती है, और वो भी सही समय पे नहीं, जिसका असर आज मानव जीवन पर देखने को मिलता है। सही समय पे जल नहीं होने के कारण ना तो सही समय पे खेती हो पाती है, ना ही अन्न का सही उपजाऊ हो पाता है, जिससे अकाल, भूखमरी, गरीबी सभी प्रकार की समस्याएं आती रहती है। जैसे वार्षिक और
मौसमी वर्षा का बदलाव स्वरूप प्रदूषण और जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन है। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं कि आज जो वार्षिक और मौसमी वर्षा का बदलता स्वरूप प्रदूषण और जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखिए जल संरक्षण, जल संरक्षण देखते हैं। जल को हम कैसे संरक्षण रख सकते हैं। जल संरक्षण के अंतर्गत जल के लंबे समय तक उपयोग के लिए उपलब्ध कराना तथा उसे प्रदूषित होने से बचाए रखना, दोनों ही बातें आती है। नीचे हम जल संरक्षण के कुछ कारगर उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जल संरक्षण के अंतर्गत जल को लंबे समय तक उपयोग के लिए उपलब्ध कराना, ये भी जल संरक्षण के अंतर्गत आता है, तथा उसे प्रदूषित होने से बचाए रखना, ये दोनों ही क्या है, जल संरक्षण के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहला देखो वृक्षारोपण। पेड़ पौधे से आच्छादित भूमि में जल का रिसाव अधिक होता है। इस प्रकार वृक्ष भूमिगत जल के संचयन में सहायक होते हैं। पहला पॉइंट वृक्षारोपण। दूसरा पॉइंट नदी पर बांध बनाना। नदियों पर बांध बनाना, नदियों पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ की है, जो जल संरक्षण का एक कारगर तरीका है। बांधों से न केवल बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा पर नियंत्रण हुआ है, अपितु नदी में जल प्रवाह को भी नियंत्रित किया गया है, ताकि जल के व्यर्थ बहाव को रोका जा सके। और बांध बनाकर रोके गए जल का प्रयोग हम नहरों के द्वारा जल अभाव वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए किया जाता है, तथा उस सिंचाई के लिए उपयोग होता है, तथा फिल्ट्रेट करके उसे पीने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब देखो इस प्रकार एक बांध दिया हुआ है भाखड़ा नांगल, जो सतलुज नदी पर बना हुआ है। अब देखो भारत में बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं। भारत में नदियों पर सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए अनेक स्थानों पर बांध बनाए गए हैं। हम देखते हैं हमारे देश में क्या है, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बहुत से नदियों में बांध बनाए। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं है, उसमें से है देखो भाखड़ा नांगल बांध, कोसी बांध, रिहन बांध, हीराकुंड बांध, कोयना बांध, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध, मेट्टूर बांध, पेरियर बांध आदि, ये भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इन सब में भाखड़ा नांगल बांध विश्व के सबसे ऊंचे बांध है। तो याद रखो कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल है, जो सतलज नदी पर बना हुआ है। ये परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में मानी जाती है। तो ये जितने से बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो नदी में बांध बना के किया गया है, और इसके द्वारा क्या किया है, मत्स्य पालन होता है, फिर बहुत सारे बत्तख का पालन होता है, फिर उसके साथ साथ वहाँ से नहर से पानी निकाल के कृषि कार्य में उपयोग होता है, फिर वहाँ से बिजली उत्पादन किया जाता है, जल सप्लाई किया जाता है। इस तरह से तरह तरह की हमें उससे लाभ प्राप्त होता है। अब देखो कृत्रिम झीलें, कृत्रिम झीलें, टैंक आदि बनाना। दक्षिण भारत में जहाँ वर्ष भर बहने वाली नदियाँ का अभाव होती है, यानी वहाँ एक मौसमी, जितने भी दक्षिण भारत की नदियाँ होती है वो मौसम संबंधी नदियाँ है, वो सिर्फ मानसूनी मौसम में ही बहती है और बाकी समय लगभग सूख जाती है। तो वर्ष भर बहने वाली नदियाँ का अभाव है, ये सब हम जानते हैं। तालाब एवं कृत्रिम झीलों में वर्षा का जल संचयित किया जाता है, जिसका जरूरत पड़ने पर प्रयोग किया जाता है। अब देखो पॉइंट नंबर चौथा में सिंचाई तकनीक में सुधार। जैसे हम लोग कृषि करते हैं तो उसमें सिंचाई का पुराना परंपरागत तरीका से करते हैं, जिससे क्या होता है, जल का अधिक बर्बादी होता है। तो उस बर्बादी को रोकने के लिए क्या करते हैं, सिंचाई का तकनीक में सुधार क्या आवश्यकता है, और उससे हमें आज जो वैज्ञानिक तरीका से खेती करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सिंचाई में सुधार हुई है। सिंचाई में परंपरागत तरीकों में रिसाव और वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत सा जल बर्बाद हो जाता है। अतः इस प्रकार से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए हम लोग क्या, स्प्रिंकलर अथवा सिंचक सिंचाई, टपकन सिंचाई या चुआव सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5 में देखो वर्षा जल संचयन, मतलब संचयन यानी रेन हार्वेस्टिंग। इस प्रक्रिया
में कार्यालयों, घरों आदि की छतों पर वर्षा जल का भविष्य का उपयोग करने के लिए किसी उचित स्थान पर संग्रहित किया जाता। रेन हार्वेस्टिंग वाला। फिर देखो जल प्रदूषण पर नियंत्रण। जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए शहरों व ग्रामीण बस्तियों के मल जल को नदियों में मिलाने से पूर्व साफ कर लिया जाता है। औद्योगिक कचरे को भी नदियों में प्रवाहित करने से पहले उपचार करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्यक्तिगत उपाय। वो तो सब एक सार्वजनिक तौर पे जो सरकार सुझाव दे रही है उसके आधार पे, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है व्यक्तिगत उपाय हम अपने क्या कर सकते हैं। अपने घर, स्कूल, कार्यालय अथवा सार्वजनिक स्थलों पर हमें व्यक्तिगत रूप से जल का बर्बाद होने से बचाना चाहिए। ब्रश करते समय नल खुला छोड़ना, साफ सफाई, धुलाई आदि के समय बहुत अधिक जल का प्रयोग करना, जलापूर्ति वाले पाइपों के फटने आदि में जल की बहुत बर्बादी होती है। तो इस सब को हमें क्या करना चाहिए, रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि जल का उचित एवं न्याय संगत उपयोग करें। जल की आपूर्ति नियंत्रित व बाधा रहित बना कर तथा प्रदूषण मुक्त रहकर ही मनुष्य जीवन मंडल को सुरक्षित रखता। तो इस प्रकार हम देखें कि किस किस तरीके से हम लोग जल को संरक्षण कर सकते हैं। तो इतने सारे जो प्रमुख सभी उपाय हैं ये सभी को तुम लोग याद कर लेना है, ठीक है। तो हमें जल को किस तरह से संरक्षण करना है इसको हमें पर्सनली भी ध्यान रखना चाहिए, और जो सरकार सुझाव देती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें सभी तरह के हमारे पर्यावरण पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, ठीक है।